पढ़े जिसके बारे में अभी तक सिर्फ हमने सुना है, पढ़ा कभी नहीं है, बल्कि वो चैप्टर सुनने का ही है। मतलब कि उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है साउंड, है ना? कभी पढ़ते हैं क्या साउंड को? नहीं। साउंड को क्या किया जाता है? साउंड को सुना जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इसको सुनेंगे भी और अब हम इसको पढ़ेंगे भी, क्योंकि तभी मार्क्स आएंगे पढ़ने के बाद, है ना? सिर्फ सुनने से मार्क्स नहीं आएंगे, पढ़ने से मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ने की भी बात करेंगे। तो बचपन से बस हमें ये बात मालूम है कि साउंड कुछ होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो रेडियो चल रहा है आजकल, तो खैर रेडियो का जमाना चला गया है, लेकिन अभी भी सभी बच्चों को मालूम है कि रेडियो होता था। तो रेडियो के अंदर जब कोई गाना बजता है, या रेडियो छोड़ो, लेटेस्ट बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं। तुमने देखा होगा कि मोबाइल में जब हम कोई गाना बजाते हैं या फिर कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो वो हमको सुनाई देती है। वो हमको क्या देती है? सुनाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास है ना एक साउंड सेंसिंग ऑर्गन होता है। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक साउंड सेंसिंग ऑर्गन होता है, जिसकी मदद से हमें सुनाई देता है। और साउंड को सेंस करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? क्या आंखें होती हैं? नहीं, आंखों से साउंड नहीं दिखाई देती। ठीक है। क्या नोज से पता चलती है? नहीं। कौन सा ऑर्गन होता है वो? साउंड सेंसिंग ऑर्गन कौन सा होता है? ईयर। बिना कानों के हमें नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम साउंड को रिस्पोंड करना चाहते हो, अगर तुम साउंड को सेंस करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास साउंड सेंसिंग ऑर्गन होना चाहिए, विच इज कॉल्ड ईयर, जो कि हमारा क्या होता है? ईयर होता है। बिना ईयर के तुम साउंड को सेंस नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड एक तरह की क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। बताओ, क्या ये फिजिकली दिखाई देती है? नहीं। क्या ये फिजिकली होती है? नहीं होती है, ये वर्चुअली होती है। लेकिन ये एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। किस तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है? जो साउंड होती है ना, वो किस तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है? हियरिंग सेंसेशन। कैसी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है? हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है जिसे सुना जा सके, जिसको सुना जा सके। बताओ, अगर मैं इस तरह से ताली मारूं, इस तरह से, तो तुम्हें सुनाई देगा ना? क्यों? क्योंकि जो मैंने प्रोड्यूस करी है ना, वो एक साउंड है। और साउंड के अंदर क्या होती है? साउंड के अंदर हियरिंग सेंसेशन होती है। अब अगर तुम हियरिंग सेंसेशन को महसूस करना चाहते हो, सुनने की सेंसेशन को, देखो हियरिंग का मतलब होता है सुनना, और सेंसेशन मतलब एक तरीके की फीलिंग, महसूस करना, है ना? तो अगर तुम हियरिंग सेंसेशन को सेंस करना चाहते हो, तो उसमें तुम्हारा कौन सा ऑर्गन मदद करता है? ईयर मदद करता है। अगर मैं तुम्हारे कान काट दूं, ये सपोज करो हमारे पास कान ना हो, अगर हमारे पास कान ना हो, तो क्या साउंड की जो सेंसेशन आ रही है, क्या हम उसको रिस्पोंड कर पाएंगे? नहीं। क्या हम सुन पाएंगे? नहीं। क्या हम महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं। तुमने देखा होगा जब डीजे बजता है, पार्टी वगैरह में जब डीजे बजता है, या फिर ये लगा लो कि बहुत बड़े बड़े कॉलम है, मान लो इस पूरे रूम के अंदर खूब सारे कॉलम रखे हुए बड़े, जो बजते हैं। तो जब वो बजते हैं, तो कानों से तो सुनाई देते ही देते हैं, पूरी बॉडी पर भी उनकी बीट्स महसूस होती है। अगर तुमने इस चीज को महसूस करा हो तो तुम अगर कभी ऐसी जगह पर गए हो जहां पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कॉलम रखे हुए, बड़े बड़े वो रखे हुए डैक वगैरह, तो वहां पर गाना बज रहा है बीट्स वाला, तो तुम देखना कि कानों से तो सुनाई देगा ही देगा, साथ ही साथ पूरी बॉडी पर भी बीट्स महसूस होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को रिस्पोंड करने में हमारे ईयर तो मुख्य तौर पर काम करते हैं। मेनली हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन काम करता है? ईयर काम करता है साउंड को रिस्पोंड करने के लिए। लेकिन कभी कभी हम बीट्स को किससे महसूस करने की कोशिश करते हैं? स्किन से भी। क्यों? क्योंकि भाई स्किन भी तो सेंस ऑर्गन है, तुम्हें मालूम है ना? हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारा काम चलता है। तो बताओ, ईयर भी हमारा सेंस ऑर्गन है, स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन है। आईज, आईज कौन सा ऑर्गन है? आईज भी तो एक ऑर्गन है, आईज भी सेंस ऑर्गन है, जो किसको रिस्पोंड करता है? लाइट को, है ना? वो तुम 10th क्लास में पढ़ोगे। 9th क्लास में तुम्हें साउंड पढ़नी है और 10th क्लास में तुम्हें लाइट पढ़नी है। ठीक है, खैर
कुल मिलाकर ये बात तो पता चल गई कि साउंड कैसी सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, हियरिंग। साउंड कैसी सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, हियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली बात नोट में लिखो, नंबर 1 नोट के अंदर लिखो, 2 पॉइंट लिखवाऊंगा। तुम सोच रहे होंगे कि मुझे तो सबसे पहले क्या लिखवानी चाहिए, डेफिनेशन लिखवानी चाहिए। ठीक है, मुझे साउंड की सबसे पहले क्या लिखवानी चाहिए, डेफिनेशन लिखवानी चाहिए। लेकिन इतना परेशान मत हो, डेफिनेशन लिखवाने से पहले मुझे 2 पॉइंट लिखवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नोट के नंबर 1 में पहले हेडिंग डाल देना। नंबर 1 में तुम्हें लिखना है, लिखो सब्जेक्टिव या फिर फिजियोलॉजिकल, नहीं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल व्यू, है ना। नंबर 1 में तुम्हें क्या डालना है, नंबर 1 में तुम्हें डालना है सब्जेक्टिव, ब्रैकेट में लिखो साइकोलॉजिकल व्यू, सब्जेक्टिव ब्रैकेट में लिखो साइकोलॉजिकल व्यू। अच्छा, कोई बंदा बैठा हुआ है और तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो, उसको आवाज दे रहे हो या गाना बजा रहे हो, उसको कोई फर्क ही नहीं है। ना तो गाने का उस पर कुछ असर हो रहा है, ना हम चिल्ला रहे हैं उसे बुला रहे हैं, उसका भी कुछ भी असर नहीं हो रहा। तुम उसे क्या बोलोगे, अबे पागल है क्या, सुनाई नहीं देता। सबसे पहले शब्द क्या निकलेगा, अबे पागल है क्या, सुनाई नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ, जब ईयर हमारे रिस्पोंड करते हैं ना, ये हमारे किससे मैटर करता है, साइकोलॉजिकल व्यू से। साउंड के अंदर एक तरीके की सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है, और जो सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, सुनने की जो शक्ति प्रोड्यूस हो रही है, सुनने की शक्ति, जो सुनने की शक्ति प्रोड्यूस हो रही है, अगर तुम उसको रिस्पोंड नहीं करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजिकली तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉब्लम है। तो साउंड का एक साइकोलॉजिकल व्यू भी होता है। साउंड का क्या होता है, साउंड का एक साइकोलॉजिकल व्यू भी होता है, मनोवैज्ञानिक व्यू भी होता है। कुछ लोग तुम्हें पागल कहना शुरू कर देंगे, बहरा कहना शुरू कर देंगे, बेवकूफ कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, कि इसे तो सुनाई नहीं देता है, ये तो पागल हो गया है। तो यानी कि ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल व्यू। तो साउंड के अंदर हमारा साइकोलॉजिकल व्यू भी मायने रखता है। साउंड हमारी साइकोलॉजी को भी मैटर करती है कि हमारा मन, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक मुख्य पार्ट है, मतलब कि सब्जेक्टिव। तो साउंड साइकोलॉजिकल व्यू कैसे प्रोड्यूस करती है, साउंड साइकोलॉजिकल व्यू प्रोड्यूस करती है क्योंकि इसके अंदर है ना एक हियरिंग सेंसेशन होती है। कैसी सेंसेशन होती है, हियरिंग सेंसेशन, जिसको अगर हमने रिस्पोंड करा, इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजिकली हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको रिस्पोंड नहीं करा, तो कुछ लोग हमको पागल कहना शुरू कर देंगे, बहरा कहना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सेंस ऑर्गन खराब हो गया है, और वो सेंस ऑर्गन कौन सा है, ईयर। इसको तुम ऐसे समझ लो कि किसी के कान कट गए, या फिर तुमने उसके कान हटा दिए, या फिर उसके कान खराब हो गए। तो बताओ, क्या वो इस हियरिंग सेंसेशन को महसूस कर पाएगा? और जब महसूस ही नहीं करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेन हमारा काम कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक साउंड निकालता है ना, ट्रक की आवाज आती है। अगर वो तुम्हें आवाज ना आए, देखो जैसी ट्रक की तुम्हें आवाज आएगी पीछे, मान लो तुम सड़क पर जा रहे हो और ट्रक पीछे आ रहा था और ट्रक की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, तो जैसी आवाज सुनाई देगी तो तुरंत तुम्हारा ब्रेन वर्क करेगा। तुरंत तुम्हारा क्या वर्क करेगा, ब्रेन वर्क करेगा, और ब्रेन तुम्हें मजबूर कर देगा कि रास्ते से हट जाओ। ब्रेन तुम्हें क्या करेगा, मजबूर कर देगा कि रास्ते से हट जाओ, नहीं तो नुकसान हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, या चोट लग सकती है। तो तुम्हारे सेंस ऑर्गन ने क्या करा, रिस्पोंड करा, और तुम्हारे ब्रेन ने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करा। इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजिकली तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये होता है साउंड का साइकोलॉजिकल व्यू। क्यों, क्योंकि ये एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ बच्चों को लगेगा कि यार साउंड में साइकोलॉजिकल व्यू, ये समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, इतनी बात तो पता चल गई है कि साउंड एक तरीके की सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। कौन सी वाली सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा,
हियरिंग। हियरिंग मतलब जिसे सुना जा सके। ये सुनने का काम हम कौन से ऑर्गन की मदद से करते हैं? ईयर की मदद से। और जैसे ईयर को ये आवाज सुनाई देती है तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। हमारा ब्रेन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है तब जाकर हम क्या करते हैं? रिस्पोंड करते हैं। ठीक है, अब जरा एक एग्जांपल देखो। मान लो तुम्हारी मम्मी दूसरे कमरे में से चिल्लाए जा रही थी, पानी लिया पानी लिया पानी लिया। तुम सुन नहीं रहे थे, तुम नहीं सुन रहे थे। तुम लोग एक नंबर के नालायक हो, माँ बाप का कहना कहाँ मानते हो। ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी कह रही थी पानी लिया और तुमने एक भी बार आवाज नहीं सुनी। अब तुम्हारी मम्मी ने आवाज बदल दी। अब तुम्हारी मम्मी कह रही है अभी आ रही हूं डंडा लेकर, अभी आ रही हूं डंडा लेकर। तो वो डंडा लेकर आई, इस वाली सेंसेशन को तुमने हियर कर लिया, सुन लिया अपने कानों की मदद से। अब तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा? रिस्पोंड करेगा। क्या रिस्पोंड करेगा? अभी जाता हूं पानी लेकर, मम्मी कुटाई कर देगी। तो तुरंत तुमने क्या करा? रिस्पोंड करा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम सुनते हो तभी तुम रिस्पोंड करते हो, अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम रिस्पोंड भी नहीं करोगे। यही तो साइकोलॉजिकल व्यू है। साइकोलॉजी मतलब, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी का मतलब यही है, ब्रेन की एक्टिविटी। तो तुम्हारा ब्रेन तभी एक्टिवेट होता है या तुम्हारा ब्रेन तभी काम करता है जब तुम्हें साउंड सुनाई देगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंसिंग ऑर्गन, साउंड सेंसिंग ऑर्गन, जिसको ईयर कहते हैं। ठीक है, अब लिखो साइकोलॉजिकल व्यू में। इतना कहने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और तरीके से तुम्हें समझ में आएगा कि साइकोलॉजिकल व्यू का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम तरीके से बता दिया, आसान से आसान भाषा में। फिर भी अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं थोड़ा बहुत और अलग से बता दूंगा क्लास में। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अलावा कुछ और नया बताऊंगा। मैं इसी चीज को बताऊंगा, घुमा फिरा कर अगर बताऊंगा भी तो लिखो सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल व्यू के अंदर। ठीक है, तो लिखो इट इज द ऑडिटरी, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑडिटरी, ब्रैकेट में लिख लेना हियरिंग। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है? हियरिंग, सुनने लायक। देखो वो पहले ही बता दिया था मैंने, ये हियरिंग सेंसेशन होती है ना, मतलब कि ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब वही होता है सुनने लायक, हियरिंग। ठीक है, इट इज द ऑडिटरी सेंसेशन, अंडरलाइन कर लो सेंसेशन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इट इज द ऑडिटरी, ब्रैकेट में लिखो हियरिंग सेंसेशन, ऑडिटरी सेंसेशन which can be stopped, which can be stopped, बोर्ड पे लिखा हुआ है stopped, which can be stopped by, which can be stopped by withdraw, withdrawn, बोर्ड पे लिखा हुआ है withdrawn, by withdrawn sound sensing organ, withdrawn sound sensing organ, withdrawn sound sensing organ. It is the auditory hearing sensation which can be stopped by withdrawn sound sensing organ. ब्रैकेट में लिख लो कौन सा ऑर्गन है वो, साउंड सेंसिंग ऑर्गन कौन सा है, तो ब्रैकेट में लिखो ईयर, है ना, साउंड सेंसिंग ऑर्गन। देखो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, विड्रॉन का मतलब होता है हटा देना। देखो ये कह रहा है कि अगर हम कान को हटा दें, अगर हम साउंड सेंसिंग ऑर्गन को विड्रॉ कर दें, काट दें, हटा दें, या खराब हो जाए, ठीक है, तो बताओ क्या ये सेंसेशन तब भी हमें सुनाई देगी? नहीं, तब इस सेंसेशन को रोका जा सकता है, तब इस सेंसेशन को क्या किया जा सकता है? स्टॉप किया जा सकता है। जरा पढ़कर देखो, ये लिखा है इट इज द ऑडिटरी हियरिंग सेंसेशन, ये एक ऑडिटरी हियरिंग सेंसेशन होती है विच कैन बी स्टॉप, जिसको रोका जा सकता है, बाय विड्रॉ साउंड सेंसिंग ऑर्गन,
अगर हम साउंड सेंसिंग ऑर्गन को हटा दें, उसको विड्रॉ कर दें, उसको काट दें, उसको खराब कर दें, तो इस साउंड सेंसिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, क्या ये साउंड रुक जाएगी? भाई हमें सुनाई नहीं देगी। क्या साउंड आनी बंद हो गई? नहीं। मान लो तुम्हारे टीवी में पिक्चर चल रही थी और आवाज आ रही थी, तुम्हारे कान खराब हो गए, तो क्या आवाज आनी बंद हो गई? नहीं, आवाज तो अभी भी आ रही है, साउंड तो अभी भी प्रोड्यूस हो रही है, साउंड तो हवा में अभी भी क्या कर रही है? प्रोपागेट कर रही है। शब्द को जरा समझो, मैंने क्या बोला? साउंड अभी भी हवा में क्या कर रही है? बोलो। साउंड अभी भी हवा में प्रोपागेट कर रही है। प्रोपागेट का मतलब होता है फैल रही है, प्रोपागेट का मतलब होता है चल रही है, प्रोपागेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। साउंड अभी भी प्रोपागेट कर रही है। हाँ, सिर्फ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कान काट दिए गए हैं, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, तुम्हारे कान हटा दिए गए हैं, है ना, इसलिए सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास साउंड सेंसिंग ऑर्गन नहीं है, तुम्हारे पास साउंड सेंसिंग ऑर्गन नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। तो वो तुम्हारे पास जब है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साउंड आनी बंद हो गई है। भाई साउंड तो अभी भी चल रही है, साउंड तो अभी भी प्रोपागेट कर रही है। प्रोपागेट का मतलब क्या होता है? फैल रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं ये बोल रहा हूं कि साउंड अभी भी चल रही है, अभी भी फैल रही है, तो क्या साउंड तुम्हें दिखाई दे रही है? क्या ये तुम्हें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। क्या तुम्हें ये महसूस होती है? क्या तुम इसको सेंस कर पाते हो? क्या तुम इस साउंड को सेंस कर पाते हो? हाँ, अभी अभी हमने यही तो पढ़ा है। हम इसको क्या कर पाते हैं? सेंस कर पाते हैं ब्रेन की हेल्प से। ब्रेन की हेल्प से हम इसको क्या कर पाते हैं? सेंस कर पाते हैं। तो जब ये दिखाई नहीं देती और सुनाई देती है, इसका मतलब सेंस कर पा रहे हैं, तो ये कुछ तो है, कुछ तो बात है ना इसके अंदर। जो चीज दिखाई ना दे और सुनाई दे, तो कुछ तो बात है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। वैसे इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे सॉलिड का होता है, जैसे लिक्विड का होता है, जैसे गैस का होता है, लेकिन साउंड का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, बट फिर भी उस केस में इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी बोला जाता है। अच्छा, इसको एनर्जी क्यों बोला जाता है, ये अभी आगे टॉपिक आएगा। बस इतनी सी बात अभी फिलहाल यहां पर ध्यान रखो कि अगर साउंड के बारे में कोई पूछे तुमसे कि क्या ये एक फॉर्म है एनर्जी की, तो तुम बता देना हाँ, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो ये बात नंबर 2 में लिखो। नंबर 2 में लिखो ऑब्जेक्टिव, ब्रैकेट में लिखो फिजिकल व्यू। फिजिकल व्यू, तो बताओ फिजिकल व्यू की जब हम बात करते हैं, तो इसका कोई फिजिकल व्यू होता है जैसे सॉलिड का होता है? इसका कोई फिजिकल व्यू होता है जैसे गैस का होता है? इसका कोई फिजिकल व्यू होता है जैसे लिक्विड का होता है? तुम बोलोगे नहीं होता। आंसर है हाँ, नहीं होता। बट इसको एनर्जी की फॉर्म जरूर बोला जाता है। इसको फिजिकली देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी की फॉर्म है। तो अब लिखो ऑब्जेक्टिव और फिजिकल व्यू के आगे। ठीक है, तो लिखो इट इज द एनर्जी, it is the energy reaching the ear। रीचिंग का मतलब होता है पहुंचना, जो हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, इट इज द एनर्जी रीचिंग द इट इज द एनर्जी रीचिंग द ईयर, है ना, जो हमारे कानों तक पहुंचती है। इट इज द एनर्जी रीचिंग द ईयर फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड। फुल स्टॉप के बाद लिखो। तो बताओ, अगर तुम्हारे कान नहीं होंगे तो क्या ये एनर्जी रुक जाएगी? नहीं, एनर्जी नहीं रुकी। हाँ, तुम उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हो,
तुम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एनर्जी तो अभी भी चल रही है, साउंड अभी भी प्रोड्यूस। मान लो कोई बहरा बंदा है, वो साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके कानों में डिफेक्ट है। कोई बहरा बंदा है और वो साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके कानों में डिफेक्ट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि साउंड आनी बंद हो जाएगी, साउंड तो आती रहेगी, साउंड प्रोपागेट करती रहेगी, बाकी लोगों को सुनाई देता रहेगा। ठीक है, तो इसी में लिखो इट इज द एनर्जी रीचिंग द ईयर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, लिखो द एनर्जी इज कंटिन्यूड। तो एनर्जी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। द एनर्जी इज कंटिन्यूड, बोर्ड पे लिखा हुआ है, द एनर्जी इज कंटिन्यूड टू प्रोपागेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है टू प्रोपागेट। प्रोपागेट का मतलब होता है फैलती रहेगी, प्रोपागेट का मतलब होता है चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इट इज द एनर्जी रीचिंग द एयर फ्रॉम आउटसाइड, द एनर्जी इज कंटिन्यूड टू प्रोपागेट, कंटिन्यूड टू प्रोपागेट। तो एनर्जी हमारी प्रोपागेट करती रहेगी, ठीक है, फैलती रहेगी, चलती रहेगी, है ना। कंटिन्यू टू प्रोपागेट इवन इफ ईयर नॉट प्रेजेंट, इवन इफ ईयर नॉट प्रेजेंट, भले ही कान हो या ना हो। ठीक है, इवन इफ ईयर नॉट प्रेजेंट, इवन इफ ईयर नॉट प्रेजेंट। तो दूसरे पहले वाले पॉइंट में देखो, पहले वाले पॉइंट में मैंने एक शब्द अंडरलाइन करवाया था, सेंसेशन। पहले वाले पॉइंट में क्या शब्द अंडरलाइन करवाया था, सेंसेशन। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट में ना एक शब्द और अंडरलाइन कर लो, एनर्जी। दूसरे वाले शब्द के अंदर एक शब्द आया, दूसरी वाली लाइन के अंदर एक शब्द आया है ना, एनर्जी। उस एनर्जी वाले शब्द पर अंडरलाइन कर लो। तो मैंने लिखवाया इवन इफ ईयर नॉट प्रेजेंट, तो कान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड चलती रहेगी, प्रोपागेट करती रहेगी। तो देखो तुम सोच रहे होंगे मैंने साउंड के बारे में बेसिक बेसिक बात बताई लेकिन साउंड की डेफिनेशन नहीं बताई। तो कोई बात नहीं, अब लिखो नंबर 3। नंबर 3 में लिखो साउंड। चैप्टर के नाम की परिभाषा अब आएगी कि साउंड का क्या मतलब है। और देखो अब तुम्हें साउंड का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये जो दो बातें मैंने समझाई है ना, ये दो बातें, इन दोनों बातों को मिलाकर तुम्हें साउंड की डेफिनेशन तैयार करनी है। देखो साउंड के अंदर काबिलियत होती है, कैसी काबिलियत होती है कि ये एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। साउंड के अंदर एक खासियत होती है कि ये एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। और साउंड क्या है, साउंड एक तरीके की एनर्जी है। अच्छा, एनर्जी के बारे में 9th क्लास में ज्यादा कुछ तो मैंने नहीं बताया, लेकिन तुम्हें मैंने एक जरूर बात बता दी है कि एक हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी, एक हमने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी। एक हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी, एक हमने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों को मिलाकर जो बनता है वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। याद है, एक काइनेटिक एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती है, और दोनों को मिलाकर बनती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन। मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हुआ है, क्या ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको हिलाना शुरू कर दूं, इस तरह से करना शुरू कर दूं, तो बताओ इसके अंदर मोशन आई है, और मोशन के साथ साथ क्या निकलने लगी, साउंड निकलने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। अब जरा फिर से देखो, लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट, तुमने देखा होगा लिफ्ट का क्या काम होता है, लोगों को नीचे से ऊपर ले जाना, ऊपर से नीचे लाना, नीचे से ऊपर ले जाना, ऊपर से नीचे लाना। मतलब वो लोगों को ऊपर नीचे पहुंचाने का काम करती है। और जब वो कर रही होती है तो बहुत ही ज्यादा साउंड निकलती है, आवाज निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी साउंड आ रही है। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो पोटेंशियल को भी अपने साथ लेकर चलती है। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो काइनेटिक को भी अपने साथ लेकर चलती है, और दोनों वर्क करते रहेंगे।
दोनों के दोनों वर्क करते रहेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी। तो साउंड के बारे में अगर कोई तुमसे पूछे कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन कौन सी एनर्जी की फॉर्म है? मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि साउंड के अंदर काइनेटिक भी पाई जाती है और साउंड के अंदर पोटेंशियल भी पाई जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से अब मैं साउंड की डेफिनेशन बनाने वाला हूं। ठीक है, अब साउंड के आगे लिखो, पेपर में डेफिनेशन आए तो तुम्हें ये लिखनी है, एक्सप्लेन करने का आए साउंड तो ये तीनों पॉइंट लिख देने। ध्यान से सुनो, एक नंबर में डेफिनेशन आती है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना, 3 नंबर में साउंड को एक्सप्लेन करने को आता है तो ये तीनों पॉइंट लिख देना। 3 नंबर तुम्हारे हुए। अब लिखो साउंड के बारे में, साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी। ये शब्द समझ में आ गया ना, क्यों मैकेनिकल एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी इसलिए क्योंकि साउंड जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक तुम मोशन नहीं करोगे, और मोशन करोगे मतलब काइनेटिक भी हो सकती है और हाइट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी हो सकती है, और दोनों को मिलाकर मैकेनिकल होगी। ठीक है, तो लिखो साउंड इज अ मैकेनिकल, साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी which produces sensation of hearing. Sound is a mechanical energy which produces, क्या प्रोड्यूस करती है ये? सेंसेशन, किसकी? हियरिंग की। which produces sensation of hearing, which produces sensation of hearing। ठीक है, तो देखो अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया था कि अगर किसी चीज के अंदर मोशन होगा तब साउंड बनती है, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ये मार्कर एक जगह रखा हुआ है, या फिर मार्कर छोड़ो, इस कैलकुलेटर को ले लेते हैं। मान लो ये कैलकुलेटर एक जगह रखा हुआ है, ठीक है, अभी इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसके इस तरह से करने लग जाऊं, बटनों को दबाने लग जाऊं, तो देखो ये मोशन करने लगे बटन, क्योंकि जब मैं दबा रहा हूं तो क्या कर रहे हैं, ये मोशन कर रहे हैं, हिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या प्रोड्यूस हो रही है, तुम्हें सुनाई दे रही होगी, है ना? देखो साउंड प्रोड्यूस होने लग गई ना, इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब कुछ ना कुछ क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, ये तो खैर अभी मैंने छोटी सी बात बताई है ना। अब हम चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड प्रोड्यूस होती है तो कैसे। ठीक है, तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग, चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है या साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो तसल्ली से बैठकर देखना, डायग्राम बनाने अभी मत बनाना, जब मैं आधे से ज्यादा बना दूं तब बनाना। ठीक है, नहीं तो रुकने के बाद बनाना, वीडियो पोस्ट कर लेना। ठीक है, पहले मैं 2 डायग्राम बनवाऊंगा, फिर उन 2 डायग्राम की हेल्प से तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो देखो मैं साथ साथ बताता चलूंगा तुम्हें डायग्राम के बारे में। एक हमारे पास टेबल है, टेबल, मैं पूरी टेबल तो नहीं बना रहा, मैं ऊपर का हिस्सा बना रहा हूं। ये मान लो टेबल है, ठीक है, इस टेबल पर मैंने यहां पर कील लगा दी, कील, कील होती है ना, टेबल चेयर में ठोकने के लिए कील होती है, यहां पर भी लगा दी। ये डायग्राम तुम्हारी बुक का डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी तुम सोचो कि पता नहीं कौन सा डायग्राम बनवा दिया, तो कौन सा डायग्राम नहीं है, बुक का डायग्राम है। ठीक है, देखो जरा बोर्ड पे, मैंने इस टेबल के ना एक कोने पर एक कील लगाई और दूसरे कोने पर दूसरी कील लगाई, और बीच में ना स्प्रिंग बांध दिया। स्प्रिंग छोड़ो, चलो स्प्रिंग ही ले लेते हैं। वैसे तुम्हारे
बुक के अंदर है ना, इसको क्या बताया है, इसको वायर बता रखा है, वायर, तार होती है ना, तार, तार बोलिए, तो तार बांधी, कोई बात नहीं, तार बांधने दो, ठीक है। अब इधर देखते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, ये तो हमारी टेबल है, एक डायग्राम तो बन गया, इसको स्टार्ट कर दो बनाना अगर बनाना चाहते हो, और अब मेरी मानो तो रुक कर बनाना भी है ना, बाद में बना लेना, क्या दिक्कत है। एक डायग्राम और बना रहा हूं, मान लो ये वॉल है, दीवार है, और इस पर ये डायग्राम भी बुक का ही है, तो ये जो मैं बना रहा हूं अभी मैं बताऊंगा ये क्या बनाया मैंने। तो देखो, तुमने देखा होगा स्कूलों के अंदर आजकल इलेक्ट्रिक बेल लग गई है, जब छुट्टी होती है तो उस इलेक्ट्रिक बेल को बजा दिया जाता है, टन टन टन, और छुट्टी हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ स्कूलों में या पहले के स्कूलों में क्या होता था, ऐसे नहीं होता था, एक लोहे का ना बहुत बड़ा वो लटका रहता था, गोल सा तवा टाइप, जैसे घरों में तवा होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से गोल इलेक्ट्रिक वो गोल लोहे का लटका रहता था। और उस पर क्या होता था, जो स्कूल का पियोन वगैरह होता है, तो वो घर इस पर बीट करता था, हैमर मारता था, हथौड़ा मारता था। तो जब वो हथौड़ा मारता था ना, तब बच्चों को पता चलता था छुट्टी हो गई, अगला पीरियड लगा है, पुराना पीरियड ओवर हो गया, नया पीरियड आ गया, दूसरा सर आने वाला है, छुट्टी हो गई, प्रेयर में जाना है, नीचे बुलाया है, ऊपर बुलाया है। तो ये सारी बातें बच्चों को कैसे पता चलती थी, इस पर जब वो हैमर मारता था। तो पहले ऐसा होता था, अब तो खैर इलेक्ट्रिक बेल लग गई है, बात बात पर बेल बजा देते हैं वो लोग, ठीक है। अब जरा इन दोनों डायग्राम को समझो, देखो यहाँ पर टेबल पर मैंने दो कीले लगाई, और उन दोनों कीलों के साइडों में क्या बना, क्या कस दिया, वायर कस दी, है ना, वायर, तार होती है ना, तार। और यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने ये एक लोहे का वो टंगा हुआ था, ठीक है, जो भी है, मतलब ये बड़ा सा साइज जो होता है लोहे का, गोल गोल टंगा हुआ है, और पियोन इस पर स्ट्राइक करता है, पियोन इस पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, बेल बोलते हैं इसको, स्ट्राइक द बेल, ठीक है, वो इस बेल पर स्ट्राइक करता है। अब पहले पहले डायग्राम को देखना, देखो जरा इधर वाले पर, देखो, मुझे बताओ ये जो तुमने तार बांधी है, और अगर तुम इस तार के ऊपर है ना कागज का ऐसे एक टुकड़ा सा बनाकर यहां पर रख दो, कागज का एक टुकड़ा सा बनाकर यहां पर रख दो, इसके ऊपर, तो देखो जब तुम इसको पकड़कर खींचोगे, जैसे कि मान लो ये तार बंधा हुआ था, तुमने इसमें उंगली घुसाई तार के अंदर और ऐसे पकड़ के खींच दिया, तो बताओ जब तुम ये पकड़कर खींचोगे, तो बताओ ये कागज का टुकड़ा उछलने लगेगा ना, ये जो कागज का टुकड़ा तुमने इस पर लटका रखा है, ये थोड़ा सा उछलने लगेगा, कभी ये उछलकर इधर आ जाएगा, कभी ये उछलकर इधर आ जाएगा, वो एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि जब तुमने तार को पकड़कर खींचा ना, तो उसके अंदर वाइब्रेशन होने लगी, तुम देखना गौर से घर पे करके इस चीज को, जब तुम इसको पकड़कर खींचोगे, मतलब जब तुम इसको पकड़ोगे और खींचोगे, प्लग करोगे, जब तुम इसको प्लग करोगे, तो प्लग करने पर है ना, ये धीरे धीरे वाइब्रेट होने लगता है, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। तो जो ये वाइब्रेशन हो रही है, इस वाइब्रेशन की वजह से ये कागज का टुकड़ा कभी यहां तो कभी यहां, और कुछ देर तक तो ये भी उछलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम इसको खींचोगे, तो खींचने पर क्या प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन। और अगर ध्यान से सुनो तो कान को पास में ले जाना, कान को यहां पर ले आना, और ध्यान से सुनने की कोशिश करना, हल्की हल्की साउंड भी प्रोड्यूस होगी, हल्की हल्की क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड भी प्रोड्यूस होगी, होएगी। ये वाला एग्जाम्पल अभी और अच्छे से समझ में आएगा, पहले इसको, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं कि बुक के अंदर ये दो है तो मेरे पास ये दो ही है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा तो मैं भरोसा हो जाएगा, और भरोसा क्या हो जाएगा, कोई बेवकूफ थोड़ी ना बना रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। देखो अब जरा इधर देखो, जब वो बंदा इस पर हथौड़ा मारेगा, हैमर मारेगा, हथौड़ा मतलब हैमर, तो जब वो हैमर बीट करेगा बेल पर, जब वो बेल पर बीट करेगा, तो मुझे बताओ जब वो मारता है जोर से,
तो कुछ देर तक ये जो लोहे का होता है पत्थर सा, ये जो लोहे का पत्थर सा होता है, कुछ देर तक कंपन करता रहता है ना, हिलता रहता है, कुछ देर तक वाइब्रेट करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के बाद जाकर प्रोड्यूस होती है साउंड। सबसे पहले क्या निकलती है उसमें, वाइब्रेशन। तो जब तुमने उसे बीट कर दिया ना, तो बीट करने के बाद काफी देर तक है ना ये कंपन करता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है। अगर तुमने हथौड़ा इस पर बीट करा और बीट करने के बाद तुम इसको छू कर देखोगे ना, तब तुम्हें महसूस हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, इसके अंदर क्या हो रही है, वाइब्रेशन होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। वो होता है ना बड़े वाले कॉलम, बड़े वाले कॉलम को लिटा दो, मतलब कि उसे लिटा दो, खड़ा मत करो, सीधा लिटा दो, और अब कॉलम को बजाओ, और कॉलम के बीच में जो स्पीकर होता है जिसमें से साउंड निकलती है, ठीक है, बीच में गोल गोल मैग्नेट वाला स्पीकर होता है ना जिसमें से साउंड निकलती है, उसको जरा छू कर देखो, तुम्हें वाइब्रेशन महसूस होगी। वो तो इतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा कि अगर उस पर तुम कोई बोतल रख दोगे ना प्लास्टिक की, तो बोतल उछलने लगेगी। उस पर तुम बोतल रख दोगे प्लास्टिक की, तो वो भी क्या होने लगेगी, वो भी उछलने लगेगी। ऐसा होगा या नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को प्रोड्यूस करने के पीछे, साउंड को प्रोड्यूस करने के पीछे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन है क्या, क्या है ये वाइब्रेशन? वाइब्रेशन और कुछ नहीं है, मोशन ही तो है। वाइब्रेशन और कुछ नहीं है, मोशन ही तो है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में मिलाया तो कौन सी एनर्जी बनी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को हमने पहले ही लिख रखा है कि हाँ साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। कोई सी भी चीज अगर वाइब्रेशन नहीं करेगी तो वो मोशन भी नहीं करेगी, गारंटी यही है। वो बात अलग है, कहीं पर तुम्हें वाइब्रेशन महसूस होगी और कहीं पर तुम्हें वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी। कहीं पर ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगी और कहीं पर ये वाइब्रेशन बहुत कम होगी। तो वाइब्रेशन मतलब मोशन और मोशन मतलब वाइब्रेशन। तो ये दो डायग्राम तुमको बनाने, अगर बना लिए तो अच्छी बात है, और नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने हेडिंग डाला था ना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बाद मैंने ये दो डायग्राम तुम्हें बनवाए। ठीक है, तो पहले वाले डायग्राम के नीचे कैपिटल ए लिखना और उसका नाम लिख देना, उसका नाम था प्लग द वायर। इस वाले डायग्राम का नाम क्या है, प्लग द वायर। और इस वाले डायग्राम का नाम लिख लेना बाय स्ट्राइकिंग, बाय स्ट्राइकिंग द बेल। मतलब यहां पर तुमने बेल को स्ट्राइक करा है, मतलब कि पीटा है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम है ना एक तरीके के एक्सपेरिमेंट है, दोनों डायग्राम एक तरीके के एक्सपेरिमेंट है। तो पेपर में आ जाता है कि साउंड को प्रोड्यूस करने के पीछे किसका रोल होता है, वाइब्रेशन का। तो तुम्हें ये दोनों डायग्राम बना देना है, ये कोई एक डायग्राम भी बना देना है। तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। जब तक ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड सुनाई नहीं देगी। एक एग्जांपल और देता हूं, लेटेस्ट एग्जांपल। तुमने देखा होगा मोबाइल के अंदर भी तो वाइब्रेशन होती है, मोबाइल के अंदर भी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। मोबाइल के अंदर एक मोड होता है वाइब्रेशन वाला मोड। जब फोन के अंदर से आवाज नहीं आती, सिर्फ क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। मतलब उसके अंदर रिंगटोन नहीं बजेगी, उसके अंदर जो है रिंगटोन नहीं बजेगी, उसके अंदर सिर्फ क्या महसूस होगी, वाइब्रेशन। तो एक मोड होता है वाइब्रेशन वाला मोड। जब हम स्कूल के अंदर होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, तब हम इस वाले मोड को लगा देते हैं ताकि शोर ना मचे। तो तुमने देखा होगा जब उसमें वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन जब हो रही है ना, तो उसको टेबल पे रख देना या हाथ पे रख देना, तो तुम्हें ना वो वाइब्रेशन महसूस होगी। और जरा तुम्हें और ध्यान से समझना है, तो जब उसके अंदर वाइब्रेशन हो तो उसको कान के पास लिया ना, जब उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही होगी ना, तब उसके अंदर से हल्की हल्की साउंड भी आ रही होगी, तब उसके अंदर से क्या आ रही होगी, हल्की हल्की साउंड भी आ रही होगी। और गारंटी है, वो बात अलग है बहुत कम साउंड आ रही होगी, ठीक है, साउंड जरूर आ रही होगी, क्योंकि वाइब्रेशन से साउंड कनेक्ट होती है और साउंड की वजह से ही वाइब्रेशन आती है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना सारा कुछ समझाने के बाद
नोट में लिखो नंबर 1 पॉइंट। अब तो इतनी बात तो पता चल गई कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो लिखो नंबर 1 के अंदर, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो क्या जितनी भी चीजें होती हैं वो सब वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करती है? हाँ। तुम्हें लगेगा कि नहीं हो रही वाइब्रेशन, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वाइब्रेशन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो नोट में मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखवाया। नोट के अंदर नंबर 1 के बाद लिखो नंबर 2 पॉइंट। नोट के अंदर ही चल रहा है, नंबर 1 लिखवाया है, नंबर 2 लिखो। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, रियल एग्जांपल दे रहा हूं, जिनके अंदर वाइब्रेशन की वजह से साउंड निकलती है। जिनके अंदर किसकी वजह से साउंड निकलती है? वाइब्रेशन की वजह से। तो तुमने देखा होगा, मछलियां देखी है, मछलियां शायद देखी होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं ना, ऐसे कभी नहीं देखी होगी। जो मछली होती है ना, उनके अंदर है ना, सांस लेने के लिए एक एयर ब्लेडर होता है। मछलियों के अंदर क्या होता है? सांस लेने के लिए एक एयर ब्लेडर होता है, एयर ब्लेड बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? ये उनको सांस लेने में मदद करवाता है। तो ये तुम गौर से देखना, मछली का ये लुप लुप करता रहेगा, मतलब ऐसे फूल सा पिचकता रहेगा, यूं ऐसे लुप लुप करता रहेगा। तो जब वो लुप लुप कर रहा होता है ना, ऐसे हिल रहा होता है, क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट कर रहा होता है। देखो, वाइब्रेशन को तुम क्या समझ रहे हो? वाइब्रेशन क्या कोई चीज है? नहीं। वाइब्रेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे हिलना, किसी ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे हिलना। ठीक है, जिसको तुम देख सको, जिसको तुम महसूस कर सको, जिसको तुम फील कर सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम्हारे हाथ में मोबाइल रखा रहता है तब तक तुम्हें नहीं पता चलता, लेकिन जब वो वाइब्रेशन करने लगता है तो वो तुम्हें महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गई है? वाइब्रेशन आ गई है। वो मोबाइल धीरे 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 हिलने लगा। तो वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि कुछ चीज है, वाइब्रेशन का मतलब होता है धीरे धीरे लुप लुप करना, धीरे धीरे हिलना। बताओ, एक ऑब्जेक्ट यहां से लेकर उड़कर ऊपर चला गया, क्या ये वाइब्रेशन है? नहीं, ये वाइब्रेशन नहीं है, ये तो मोशन है। वाइब्रेशन मतलब ऑब्जेक्ट धीरे 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 खिसक रहा है, धीरे 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 हिल रहा है, धीरे 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 मोशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये है वाइब्रेशन। तो उसके जो एयर ब्लेडर होते हैं ना, वो धीरे धीरे फूलते और पिचकते रहते हैं, फूलते रहते हैं और पिचकते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं। और अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें वहां पर क्या सुनाई देगी? उनके मुंह से एक आवाज आती रहती है, साउंड निकलती रहती है। ठीक है, जब तक उनके वो एयर ब्लेडर हिलते रहते हैं ना, तो हल्की 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 साउंड आती है। क्या मछलियां शोर मचाती हैं? शोर नहीं मचाती, बहुत ही हल्की हल्की साउंड आती है। ठीक है, तो नंबर 2 लिखो। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि जो मछलियां होती है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो वो अपने एयर ब्लेडर को वाइब्रेट करवा के साउंड प्रोड्यूस करती है। वो अपने एयर ब्लेडर को वाइब्रेट करवाती हैं, मतलब कि हिलाती हैं। ठीक है, तो एयर ब्लेडर उनका वाइब्रेट करता रहता है और तब जाकर उनमें से साउंड निकलती है। वो बात अलग है, उनके अंदर से जो साउंड निकलती है वो बहुत ही कम निकलती है, मतलब धीमी निकलती है। तो लिखो नंबर 2 में, फिशेस प्रोड्यूस साउंड, fishes produce sound by vibrating their fishes produce sound by vibrating their by vibrating their क्या वाइब्रेट करती हैं वो? अपना वाइब्रेटिंग देयर एयर ब्लेडर, वाइब्रेटिंग देयर एयर ब्लेडर, है ना। सांस लेने का एक पाइप होता है,
गर्दन के आसपास, है ना, वाइब्रेटिंग देयर एयर ब्लेडर, ब्लेडर सॉरी एयर ब्लेडर, ठीक है। तो इसी तरीके से नंबर 3, अच्छा मुझे बताओ, मच्छर, मक्खी जब ये कान के आसपास आ जाते हैं तो तुम्हें आवाज आती है ना? जब ये मक्खी मच्छर कान के आसपास आकर भिन भिन आते हैं तो तुम्हें एक बजिंग साउंड सुनाई देती है। क्या ये बजिंग साउंड ऐसी सुनाई दे रही है? क्या इनके अंदर भी कुछ वाइब्रेशन हो रही है? बिल्कुल। किस चीज की वाइब्रेशन हो रही है? इनके ना छोटे छोटे पंख होते हैं। अगर मच्छर को ध्यान से देखो या मक्खी को ध्यान से देखो तो इनके बहुत छोटे छोटे पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, ये उनको फ्लैप करती है। देखो ऐसे मैं उड़कर तो नहीं दिखा सकता, तो जब वो फ्लैप कर रही होती है ना, जब उनके विंग्स क्या कर रहे होते हैं, फ्लैप कर रहे होते हैं, तो एक साउंड निकल कर आती है जिसको हम बजिंग साउंड कहते हैं। और दिक्कत ये है कि ये बजिंग साउंड जब मच्छर दूर होगा ना तब तो ये सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि बहुत धीरे धीरे वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन कैसे हो रही है? वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे हो रही है। ऊपर से वाइब्रेशन एक तो धीरे धीरे हो रही है, ऊपर से ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं, ठीक है। भाई मच्छर अगर दूर होता है तो कहां से सुनाई देगा? जब वो मच्छर कान के पास आ जाता है ना तब हमें भिन भिन आने की आवाज आती है ना। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर, मक्खी मच्छर के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, है ना, उड़ाते रहते हैं, ऐसे फरफर करते रहते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 में लिखो ये बात। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि मक्खी मच्छर कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी तो अपने विंग्स को रैपिडली फ्लैप करते रहते हैं। फ्लैप का मतलब फड़फड़ाना। तो बताओ ये भी क्या है? ये भी वाइब्रेशन है ना? धीरे धीरे मूव करना, वाइब्रेशन, मोशन, ठीक है। तो लिखो नंबर 3 में, बटरफ्लाईज एंड इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज एंड insects like housefly, butterflies, insects like housefly, कोमा, मॉस्किटो, मॉस्किटो तो समझते हो तो मच्छर हो एक नंबर के वैसे भी। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का मतलब होता है घर में उड़ने वाली मक्खी, घर में उड़ने वाली मक्खी। बटरफ्लाईज and insects like housefly, mosquito, mosquito, comma, bees, bees मतलब मक्खियां, इसमें बड़ी मक्खी भी आ जाएगी, bees, etc. bees, etc. produce a buzzing sound, बोर्ड पे लिखा हुआ है buzzing, produce a buzzing sound by flapping their wings, produce a बजिंग साउंड। कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये लोग? बजिंग साउंड, प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। क्यों? क्योंकि ये अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं। बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। बताओ धीरे धीरे करते हैं, तेजी से करते हैं, धीरे धीरे क्यों करेंगे? रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है बार बार लगातार तेजी से, है ना। रैपिडली मतलब ऐसे तेजी से होता है। फ्लैपिंग देयर विंग्स रैपिडली, ठीक है। अब नंबर 4 लिखो। तो देखो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने विंग्स को क्या करते हैं? फ्लैप करते हैं। ये बहुत तेजी से करते हैं ये काम। अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तेजी से करते होंगे? मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूं। 1 सेकंड के अंदर 440 बार बस कर लेते हैं ये अपने विंग्स को 1 सेकंड के अंदर। सोचो 1 सेकंड कितना कम टाइम होता है। हम 1 सेकंड में यहां पर देख पाते हैं और उतनी देर में इन्होंने 440 बार क्या कर लिया है? बस फ्लैप कर लिया है अपना विंग। तुम्हें मेरी बात पर यकीन होए या ना होए, लेकिन ये सच है, ठीक है। तुम्हें तो इस बात पर भी यकीन नहीं होगा कि एक छोटी सी मक्खी के अंदर, छोटी सी मक्खी के अंदर लाखों आईज होती हैं, लाख आंखें होती हैं। हमारे अंदर तो 2 आंखें, उसके अंदर 1-1 लाख, 10-10 लाख आंखें होती है इतनी सी मक्खी के अंदर। तुम्हें इस बात पर भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है। तो साइंस बड़ी चौंकाने वाली चीज है ना। 1 सेकंड के अंदर 440 बार फ्लैप करना, एक एक मक्खी के अंदर लाखों लाखों आंखें होना, कितनी बड़ी बात है ना। तो
कुल मिलाकर ये है रीजन। लाखों आइज के पीछे में एक लॉजिक बता देता हूं। होता क्या है, इनकी आंख दिखने में तो हमें एक ही लगेगी, दिखने में तो एक ही लगेगी, लेकिन इनकी आंखों के जो टुकड़े होते हैं ना, आंखें ना इनकी कम से कम 10 लाख टुकड़ों में लगी हुई होती है। 10 लाख, 10 से 20 लाख टुकड़ों में इनकी आंखें लगी हुई होती है। हर एक टुकड़ा अपना एक दृश्य दिखाता है इनको, और हर एक टुकड़ा अपनी एक आंख कहलाती है। हर एक टुकड़ा अपनी एक आंख कहलाती है, इसलिए इनकी लाखों आंखें मानी जाती हैं। खैर आंखों की बातें भी नहीं करेंगे, अभी तो हम इनके फ्लैपिंग की बातें करेंगे कि एक सेकंड में एक मच्छर कितना फ्लैप कर लेता है। तो कितना फ्लैप कर लेता है? 440 बार। ये तो हद होती है फ्लैप करने की, मरता नहीं है क्या? बताओ, आज से कभी मच्छर को मच्छर मत कहना। देखो एक सेकंड में 440 बार फ्लैप कर रहा है, तुम तो एक 440 बार एक घंटे में भी ना कर पाओ फ्लैप शायद। ठीक है, the buzzing of a bee, the buzzing of a bee, बी बोर्ड पे लिखा हुआ है, बी मतलब मक्खी, मक्खी। the buzzing of a bee is due to flapping of its wings। तो अगर पेपर में आ जाए कि एक मक्खी कितना फ्लैप करती है एक सेकंड में, तो तुम्हें आंसर दे देना है 440। ठीक है, is due to flapping of its wings। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप के बाद लिखो अ हनी बी, मतलब कि मधुमक्खी। अ हनी बी वाइब्रेट्स इट्स विंग्स, अ हनी बी वाइब्रेट्स इट्स विंग्स, वाइब्रेट्स इट्स विंग्स 440 टाइम्स, वाइब्रेट्स इट्स विंग्स 440 टाइम्स, 440 times, vibrates its wings 440 times in a second, in a second मतलब कि एक सेकंड में, in a second। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखो। तो देखो ये तो बात हुई मधुमक्खी की, अब बात करते हैं मच्छर की। देखो मच्छर तो मच्छर उससे भी बड़ा है भाई, मच्छर उससे भी ऊपर है। एक मधुमक्खी एक सेकंड में कितनी बार फ्लैप कर रही है? 440 बार फ्लैप कर रही है। लेकिन मच्छर तो भाई उससे भी ज्यादा है। मच्छर क्या करता है? मच्छर एक सेकंड के अंदर 500 से 600 बार फ्लैप कर लेता है। आज के बाद मच्छर को मच्छर मत कहना, 500 से 600 बार फ्लैप करता है वो। ठीक है, तो लिखो नंबर 5 में, मॉस्किटोज वाइब्रेट देयर विंग्स, मॉस्किटोज वाइब्रेट, मॉस्किटोस लिखवा देता हूं मैं, मॉस्किटोस का मतलब होता है मच्छर। मॉस्किटोस, मॉस्किटोस वाइब्रेट देयर विंग्स बिटवीन 500 to 600, वाइब्रेट देयर विंग्स मतलब वो अपने विंग्स को 500 से 600 बार वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट देयर विंग्स बिटवीन 500 to 600 टाइम्स, 500 to 600 टाइम्स अ सेकेंड। सोचो एक मिनट में कितनी बार करेगा, सोचो एक घंटे में कितनी बार करेगा, एक दिन में कितनी बार करेगा, फिर अगले दिन करेगा, मतलब सारा दिन यही करता रहेगा, है ना। बिटवीन 500 to 600 टाइम्स इन अ सेकेंड। ठीक है, इन अ सेकेंड। तो ये तो बात हुई मच्छर की। उससे पहले मैंने लिखवाया था मधुमक्खी की, हनी बी बताया था ना मैंने। हनी बी का मतलब क्या होता है? हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी जो शहद बनाती है ना। चौथे पॉइंट में मैंने जो फ्लैपिंग की बात करी है वो हनी बी की बात बताई है, मधुमक्खी की। छठा पॉइंट लिखो। छठे पॉइंट में मैं जो घर में मक्खियां होती हैं जो तुम्हारे खाने पर बैठ जाती है और तुम्हारे ऊपर भी बैठ जाती होगी क्योंकि तुम नहाते नहीं हो, ठीक है, तो उस मक्खी की बताता हूं अब मैं। अब लिखो नंबर 6 में, लिखो एन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जो आम मक्खी होती है, जो आम घर में मक्खी होती है ना, हाउस फ्लाई।
एन ऑर्डिनरी हाउस फ्लाई flap their wings, an ordinary house fly flap their wings 350 times, 350 बार, है ना, flap their wings 350 times in a second, 350 times in a second, ठीक है। ordinary house fly flap their wings about 350 times in a second, तो वो भी कुछ कम नहीं है भाई, 350 बार भी क्या कम होता है, 350 भी बहुत होता है। तो वो 350 बार फ्लैप करती है। घर में जो आम मक्खियां होती हैं वो 350 बार फ्लैप कर लेती है। भगवान इनकी फ्लैपिंग ऐसी बनाए रखे और ये ऐसी ही जीती रहे।